हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हल कर रहे हैं कक्षा 12वीं के गणित का पेपर, जिसका कोड है 324 EY और इस सेट का ये तीसरा पार्ट होने वाला है। दो पार्टों में मिला करके हम सवाल नंबर 5 के कुल 5 खंडों तक हमने हल किया है और ये आज का तीसरा पार्ट है इस सेट का। और यहाँ पे सवाल नंबर 6 से आगे के कुछ सवाल लगाने की कोशिश हम इस पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहला सवाल दिया है अवकल समीकरण x + 3y² dy/dx = y है, इसको हल करना है। ये है सवाल नंबर 6 और इसका पहला खंड x + 3y² 3y² होल स्क्वायर नहीं है, dy/dx और इसकी वैल्यू है y। इसे हल करना है, मतलब यहाँ पे dy/dx को हटा देना है, केवल y और x में सवाल है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, ये जो y है इससे इस तरफ डिवाइड कर देना है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3y² y और इधर dy/dx है और यहाँ अब y की जगह पे 1 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं एक बार x के नीचे y और एक बार 3y² के नीचे y, और ये हो गया dy/dx = 1। या इसको लिख सकते हैं x बटे में y और एक y से एक y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y dy/dx = 1। हम dy/dx को दूसरी तरफ कर देंगे, तो करने के बाद ये बचेगा x बटे में y + 3y और हो जाएगा ये dx बटे dy। अब करना ये है कि इधर dx है तो x वाला पार्ट हम x वाले पार्ट की तरफ कर देंगे, तो इस तरफ हो जाएगा 3y और इधर हो जाएगा dx बटे dy ऋण x बटे y। और इसको रीअरेंज करके अगर लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं dx बटे dy ऋण x बटे y = 3y। तो इस पूरे सवाल को संशोधित करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हम एक अवकल समीकरण लेते हैं और उससे इसकी तुलना करते हैं, जो कि एक रैखिक अवकल समीकरण होगा। तो इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। अवकल समीकरण की तुलना dx बटे dy प्लस p प्लस px = q। अवकल समीकरण की तुलना इससे करने पर यहाँ पे आप एक बार ध्यान देना, यहाँ dx है तो यहाँ पे x रहेगा। इधर अगर dy/dx होता तो इधर हम py लिखते। और ये दोनों प्रकार के जो अवकलन हैं, इन अवकल समीकरण को समाकलन में बदलने के लिए बहुत सारे सवाल हमने लगाए हैं पहले से ही। तो अब चूंकि ये सवाल ऐसे हो गया dx बटे dy प्लस px = q, और ये जो समीकरण है ये x में एक फंक्शन है। अब ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से p और q की वैल्यू लिख लेते हैं। तो p की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे ऋण 1 बटे y और q की वैल्यू मिलेगी 3y। p की वैल्यू देखो, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो p की जगह ऋण 1 बटे y और q की जगह पे 3y। अब इसे हल करने के लिए हमें इसमें निकालना पड़ता है समाकल गुणांक।
जिसे IF से लिखते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। और ये होता है e टू दी पावर समाकलन का निशान इंटू p। अब यहाँ पे देखना है p के साथ dx रहेगा या dy। ये कंफर्म करने के लिए जो चीज़ नीचे रहती है वही p के आगे लिखा जाता है। नीचे अगर dx होता है तो p dx लिखा जाता है, नीचे dy है तो यहाँ पे p dy रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बराबर हो जाएगा e के ऊपर पावर समाकलन p की वैल्यू -1/y dy और 1/y dy जो है तो 1/x log x का जो समाकलन, ये 1/x dx का समाकलन होता है log x। तो ये हो जाएगा माइनस में log y और इस माइनस चिन्ह को हम हटा के इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर log 1/y। चाहे तो लिख सकते हैं y के ऊपर पावर -1 यानी 1/y। तो ये वैल्यू हो गई, e से ये हट जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी केवल 1/y, जो कि हो गया IF की वैल्यू। IF का मान आ गया 1/y। अब उसके बाद जो समीकरण नंबर 1 बनाया है हमने उसका अब हम हल लिखते हैं, लिखेंगे इसलिए अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का अब हल क्या होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे dx है तो हम इसके आगे वही IF लगाएंगे जो कि आया है। तो ये हो जाएगा IF इंटू dx का समाकलन, IF इंटू dx इसका हो जाएगा समाकलन। और उसके बाद ये होगा बराबर करके समाकलन। यहाँ पे आप देखें जो Q है ये हमें इस Q को लेना रहेगा। तो Q के साथ हम एक बार लिख देते हैं, Q के साथ रहेगा इंटीग्रल फैक्टर, जो यहाँ पे Q आपने लिखा है उस Q के साथ भी इंटीग्रल फैक्टर के, क्योंकि हमें दोनों पक्षों में गुणा करना होता है तो इंटीग्रल फैक्टर का गुणा इधर भी होगा और साथ में इसके लगेगा dy। IF dx बराबर होगा Q IF dy। अब कहोगे dy क्यों होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इस dy का इधर गुणा होगा तो Q के साथ ही dy आ गया है, यहाँ पे dx के साथ IF और इधर dy के साथ IF हो जाएगा। तो ये सवाल ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको आगे हल करते हैं और एक बार सीधे से ऊपर आते हैं। तो हम इसको दो पार्ट में कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख देते हैं जो आया था, नीचे आया था ये IF dx की वैल्यू थी Q IF dy। जो चीज़ हमने सबसे नीचे लिखा था वही हमने यहाँ लिख दिया। अब ये वैल्यू हो गई, IF की वैल्यू है 1/y। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको शुरू में ये देखनी है, देखिए यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, आप यहाँ पे चाहे तो एक अनिश्चित समाकलन जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये समाकलन की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। और उसमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि इधर जो हमने IF लिखा है हमें इसका समाकलन नहीं करना है। आप चाहे तो इस पूरे को ना लिख के डायरेक्ट आप इसके जगह पे x इंटू IF भी लिख सकते हो। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम यहाँ पे एक बार इसको भले से ऐसे ही लिख देते हैं, IF dx ऐसे ही उतार दे रहे हैं हम। और Q की वैल्यू है 3y और यहाँ पे IF की वैल्यू है 1/, यहाँ पे देखिए जो Q की वैल्यू है वो कहाँ गई, गलत लिख दिया मैं। Q की वैल्यू है 3y, वो यहाँ पे लिखनी है। तो Q की वैल्यू 3y और IF की वैल्यू है 1/y, बराबर है ये। और ये हो गया ये dy। तो ये इधर वाला जो है हमें इसका समाकलन किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। तो ये IF का मान है 1/y और dx का समाकलन होगा x।
और यहाँ पे प्लस सी ऐड हो जाएगा, यहाँ भी प्लस सी ऐड हो जाएगा। ये y से y कैंसिल हो गए, केवल बचेगा 3dy, और 3dy का जो समाकलन होगा वो होगा केवल 3y प्लस में c। आप चाहे तो y से गुणा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा x इक्वल 3y स्क्वायर प्लस cy। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। और या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये जहाँ पे सवाल ख़त्म हुआ है उसके बाद आप ये लाइन लिख सकते हो कि इसका जो हल होगा वो होगा यहाँ पे if इंटू एक्स इक्वल होगा यहाँ पे QIF dy प्लस सी। आप ये लिख सकते हो। तो IF का मान 1/y है और ये x हो गया, Q की वैल्यू है 3y और IF की वैल्यू है 1/y और dy प्लस में c। तो हो जाएगा x बटे y, y से y कैंसिल होके केवल 3dy बचा और dy का y होता और इधर हो गया c। तो x की वैल्यू हो गई 3y स्क्वायर प्लस cy। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप। और यहाँ पे हमने जो लगाया है इसमें आपको ये ध्यान रखना कि इधर जो हमने IF लिखा इसका हमें समाकलन नहीं करना है। ये एक समाकल गुणांक है जो यहाँ पे पहले ही हल करके सूत्र जो बनाया गया है उसको पहले ही सॉल्व करके गुणा भाग करके बनाया गया है। तो आप चाहें तो इसके बाद जो ये लाइन लिखे हैं इस लाइन के तुरंत बाद आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। तो ये हुआ सवाल नंबर 6 के पहले खंड का जवाब। यहाँ से इसका पूरा सलूशन है। अगला सवाल दिखाते हैं हम आपको। ये है सवाल नंबर 6 का दूसरा खंड। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़के हैं। यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, तो उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे जो सवाल नंबर 6 है इसका दूसरा खंड हम पहले लिख देते हैं। इसमें जो कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है उससे हमें कोई मायने नहीं है, उसका कोई काम नहीं पड़ेगा। और चाहे तो अगर आप NS के थ्रू लगाना चाहते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सवाल है इसमें 2 टाइप की घटना है। पहला तो ये है कि कंडीशन वो लड़के होने चाहिए और दूसरा कंडीशन वो कक्षा 12 के होने चाहिए। तो यहाँ पे जो लड़कों की संख्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 230। ये लड़कों की संख्या दिया हुआ है। तो सवाल में कहा इन लड़कों का 20% हिस्सा कक्षा 12 में है। तो कक्षा 12 में लड़कों की संख्या वो है इन 230 का 20%। यानी हल करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 23 दूनी 46, यानी 46 बच्चे कक्षा 12 में हैं। तो ये जो दिया हुआ है लड़कों की संख्या, इसको हम मान लेते हैं E, एक टाइप का इवेंट, और वो कक्षा 12 के लड़के होने चाहिए, इसको हम मान लेते हैं दूसरे टाइप का इवेंट। इसको हम E1 या E1 E2 मान सकते हैं या E1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो होगा, सवाल में कहा है कि कक्षा 12 के लड़के होने की प्रायिकता यही बतानी है हमें। तो हमें निकालना है यहाँ पे P E। यहाँ पे देखिए हमें जिस चीज़ को निकालना है वो है कि कक्षा 12 के वो लड़के होने चाहिए। तो इसके लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा E1 बटे E, इस रूप से। जिसकी प्रायिकता हमें निकालनी होती है वो होता है ऊपर, और टोटल जो नंबर होते हैं या टोटल घटनाएं होती हैं नीचे। तो इसका सूत्र हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E या E इंटरसेक्शन E1। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, रिजल्ट वही रहता है। बटे में ये जो चीज़ नीचे है वही नीचे यहाँ पे लिखनी है। अब इसका सूत्र होता है
यहाँ पे इनकी नंबर बटे टोटल नंबर, फिर इसका नंबर बटे टोटल नंबर, तो जो शुरू में दिया था 500 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम केवल इसी से काम चलाएंगे। तो यहाँ पे अब आप ये देखेंगे कि PE1 इंटरसेक्शन E की वैल्यू क्या होगी। तो इन दोनों घटनाओं में जो सर्वनिष्ठ रहेगा वो 46 का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 46, और यहाँ पे आपको लिखना रहेगा 46 बटे में 500 जो टोटल तादाद थी, और यहाँ पे रहेगा 230 बटे 500, तो कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे केवल 230 लिख रहे हैं। तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/5, या फिर चाहे तो आप 0.2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब, जो कि सवाल नंबर 6 का दूसरा खंड। तो इसका जवाब हो जाएगा कि कक्षा 12 में लड़का होने की प्रायिकता है 0.2 या 1/5। अगला सवाल दिखाते हैं, सवाल नंबर 6 का तीसरा खंड। ये सवाल है, कुछ सवाल देखिए छोटे हैं तो कुछ सवाल बड़े भी हैं बीच में। 6 का तीसरा खंड, एक आव्यूह दिया है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। तो सिद्ध करना A इंटू एडजॉइंट A बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू I। आव्यूह की वैल्यू है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। तो सबसे पहले हम इस आव्यूह के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हम इस एक नंबर को लेंगे, और यहाँ पे ये पंक्ति स्तंभ गायब, 4 का 4 में गुणा 16 और 3 का 3 में 9। फिर हम इस 3 को लेंगे तो आगे चिन्ह लगाना पड़ेगा ऋण का। तो ये पंक्ति और स्तंभ गायब, 1 का 4 में गुणा 4 और 1 का 3 में 3। फिर हम 3 को लेंगे तो 1 का 3 में गुणा 1 का 4 में, तो 3 ऋण 4। 16 में से 9 घटाएंगे 7, यहाँ 4 में से 3 जाएगा, 1 का गुणा 3 में ऋण 3, और यहाँ भी आएगा ऋण 3, यानी ये हो गया 1। मैग्नीट्यूड ऑफ A का मान 1 आया। अब ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। तो उसके लिए हमें निकालना होगा सबसे पहले A11। वो कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे इस स्थान पर रखेंगे और यहाँ के नंबर को नहीं लेना है। ये पंक्ति स्तंभ गायब, 4 का 4 में गुणा 16 और 3 का 3 में गुणा 9। साथ में ये ध्यान देना, अगर दोनों जोड़ के सम आएगा तो चिन्ह नहीं चेंज करना, विषम आएगा तो आगे माइनस लगाएंगे। तो 16 में से 9 घटाएंगे, आएगा 7। अगला हो जाएगा A12। अब जोड़ के विषम आया तो माइनस लगा देंगे, और ये पंक्ति स्तंभ गायब होने के बाद 1 का 4 में गुणा 4 और 1 का 3 में गुणा 3, यानी ये हो गया ऋण 1। अगला हुआ A13, जोड़ के प्लस आएगा, ये सम तो हम चिन्ह नहीं चेंज करेंगे, प्लस लिखेंगे। तो 1 का 3 में गुणा 3 और 1 का 4 में गुणा 4, यानी हो गया ये ऋण 1। अब लिखेंगे A21, आगे माइनस लगाएंगे, पंक्ति और स्तंभ गायब होंगे, तो 3 का 4 में गुणा 12 और 3 का 3 में 9, तो ये हो जाएगा ऋण 3। फिर A22, ये पंक्ति और स्तंभ गायब, 1 का 4 में और 1 का 3 में, तो हो जाएगा 4 ऋण 3, यानी 1। A23, चिन्ह माइनस, और ये स्तंभ और ये पंक्ति गायब होकर 1 का 3 में गुणा 3 और ये भी 3, यानी ये हो गया 0। अब निकालना है A31। यहाँ पे हम पहुँच गए, तो 3 का 3 में 9 और 4 का 3 में 12, यानी हो गया ये ऋण 3। फिर A32, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये स्तंभ और ये पंक्ति गायब, तो 1 का 3 में और इधर से 1 का 3 में, यानी हो गया 0। और A33 के लिए इस जगह पे पहुंचेंगे तो 1 का 4 में गुणा और 1 का 3 में, तो 4 ऋण 3, यानी 1, ये हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, ये जो भी है इनसे बनने वाले अवयवों का परिवर्त। तो कौन कौन है ये, 7 ऋण 3 ऋण 3 ऋण 1 1 और 0 ऋण 1 0 और 1, इसका परिवर्त, यानी 7 ऋण 1 ऋण 1 और ऋण 3 1 और 0
3 0 और 1, ये हो गया। अब हमें निकालना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू। तो अवयव a का मान है 1 1 1 3 4 3 3 3 4 और उसके साथ एडजॉइंट आएगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। गुणा कराएंगे जब, तो 1 का गुणा 7 में 7, 3 का गुणा ऋण 1 में ऋण 3 और 3 का गुणा ऋण 1 में ऋण 3। फिर 1 का गुणा यहाँ पे होगा ऋण 3, 3 का गुणा 1 में 3 और 3 का गुणा 0 में 0। फिर 1 का गुणा यहाँ ऋण 3 में ऋण 3, 3 का 0 में 0 और 3 का 1 में 3। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का गुणा 7 में 7, 4 का गुणा 1 में ऋण 4 और 3 का गुणा ऋण 1 में ऋण 3। फिर 1 का गुणा यहाँ ऋण 3 हो जाएगा, 4 का 4 और 3 का 0। ऐसे ही ऋण 3 0 और 3। तीसरी लाइन आई 7 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 3 3 और 0 और ये हो गया ऋण 3 0 और 4। अगर इसको सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ पे आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप इसको हल करोगे देखो 1 0 0 हो जाएगा। और ये जो है ये होता है i, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ 1 गुणे i। यहाँ पे थोड़ा आगे कर देते हैं, इसका मतलब हो गया ये 1 गुणे i। और 1 किसका मान था, पहले सवाल में लगाए हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a का मान था 1। यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू आई, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो यह है सवाल नंबर 6 के तीसरे खंड का जवाब। यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक इसका सलूशन है। उसके बाद अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं, सवाल नंबर 6 का चौथा खंड। सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध r जहाँ a कामा b रिलेट्स c कामा d से इस तरह से है कि AD बराबर है BC। दिखाओ कि ये वाला संबंध जो है ये तुल्यता संबंध है। तो ये है सवाल नंबर 6 का चौथा खंड और इसमें दिया हुआ है कि A कामा B इस प्रकार से संबंधित है CD से कि AD बराबर है BC। ये ध्यान देना, AD का मतलब पहला लास्ट से कनेक्ट है और दूसरा तीसरे से कनेक्ट है। AD बराबर हो गया BC। अब सवाल में कहा इसको तुल्यता दिखाना, तो तुल्यता के लिए सबसे पहले हमें दिखाना होता है सुतुल्य। देखते हैं क्या ये सुतुल्य होगा। तो मान लेते हैं कि A कामा B रिलेट्स कर रहा है A कामा B से, यानी खुद से। तो क्या कंडीशन निकल के आएगी इसके हिसाब से? इसके हिसाब से कंडीशन निकल के आएगा कि A B से कनेक्ट हुआ और B A से, यानी AB बराबर BA होना चाहिए और AB BA होता है। इसका मतलब लिखेंगे इसलिए R सुतुल्य संबंध है। उसके बाद हम सममित दिखाना चाहते हैं, सममित संबंध। तो यहाँ A कामा B रिलेट्स है CD से, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या CD रिलेट्स करेगा A कामा B से कि नहीं। तो मान लो यदि CD रिलेट्स हो A कामा B से, तो इसका मतलब सवाल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कि C का गुणा B के साथ हो जाएगा और D का गुणा A के साथ हो जाएगा। अब आपको मालूम है C का गुणा B के साथ हो या B का गुणा C के साथ हो, तो वही मतलब होता है D का A के साथ हो या A का D के साथ हो। और हम इन पक्षों को आपस में बदल भी सकते हैं, यानी इसका अर्थ भी AD बराबर BC हुआ। तो सममिति संबंध में भी रिजल्ट वही आया। तो लिखेंगे इसलिए R सममित संबंध है। उसके बाद बारी आती है संक्रमक की। तो संक्रमक में हम एक नए संबंध को एक्स्ट्रा करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है A कामा B रिलेट्स R C कामा D से इस प्रकार से है कि AD बराबर BC पहले से दिया है।
और हम मान लेते हैं तीसरी चीज कि C, D रिलेट्स E, F। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि C F से कनेक्ट हो जाएगा और D E से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहे C चाहे D की वैल्यू निकाल लो। मान लो हम C की वैल्यू निकालते हैं तो आएगा DE/F। इसको हम कोई एक समीकरण कह देते हैं और इसको हम दूसरा समीकरण कहते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में C बराबर DE/F रखने पर तो ये हो जाएगा AD बराबर B और C की जगह पे DE/F। तो यहाँ से आप D से D को काट सकते हैं। देखिए D से D कट जाएगा तो ये हो जाएगा A बराबर हो जाएगा BE/F, या इसको लिख सकते हैं AF बराबर BE। ये आप इसको लिख सकते हैं और यहाँ से आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो। अब चूंकि हमें प्रूफ करना है EB CD से रिलेट है और CD EF से, तो इसका मतलब AB EF से रिलेट होना चाहिए। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है और यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ। देखिए जो सिद्धांत यहाँ था वो क्या था, पहला लास्ट से A D से जुड़ा है, बीच वाला तीसरे से जुड़ा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, A E से जुड़ा हुआ है और F B से। तो A है इसका पहला और E है इसका लास्ट, F और B। अब देखिए तो इसका B और इसका F, तो इसको भी आप आगे पीछे करके कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये एक प्राकृतिक संख्या है। अगर आपको इसको ऐसे ही कनेक्ट करना तो हम BE को लिख देंगे EB। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि A और B और F और E ये दोनों हो गए एक कोष्ठक के अंदर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि A, B रिलेट्स FE या EF। तो यहाँ पे देख सकते हैं जवाब में क्या आया। आप चाहे इसके साथ लगाना चाहो या इसके साथ, अगर इसके साथ आप करते हो तो ये क्या बन जाएगा AF BE के साथ। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। तो लिखेंगे इसलिए यह संकर्मक या R संकर्मक संबंध है। अगर R संकर्मक है तो लिखेंगे इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता क्यों है, क्योंकि ये सममित संकर्मक और स्वतुल्य सब है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन है सवाल नंबर 6 का चौथा खंड। ये पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका अगला सवाल, सवाल नंबर 6 का 5वां खंड। दिया है रेखाओं R वेक्टर बराबर I कैप 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i 3j और 6k है। यहाँ R वेक्टर की वैल्यू 3i 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i 3j 6k। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ लेमडा के आगे जो लिखा है और यहाँ इसके आगे जो लिखा है दोनों की वैल्यू सेम सेम है। तो ये जब समान हो तो रेखाएं समांतर होती हैं और सेम सेम नहीं है तो रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। तो दोनों का अलग अलग सूत्र है। जब रेखाएं समांतर हो तो अलग सूत्र से बीच की दूरी आएगी और समांतर नहीं है तो अलग सूत्र से। खैर यहाँ पे रेखाएं समांतर हैं। तो ये है 6वें का 5वां खंड और यहाँ पे पहली रेखा जो दिया हुआ है वो है I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप 3j कैप और 6k कैप। इसको हम पहला समीकरण कहते हैं। और दूसरी रेखा का जो समीकरण दिया हुआ है 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। यह है समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं। अब ये कैसे पता चला कि समांतर है, तो यहाँ लेमडा और म्यू का गुणांक एक जैसा है। तो इस
इसका मतलब ये हो जाएगा, हम इसको एक को A1 कहेंगे, एक को A2 कहेंगे, और इसमें से किसी एक को हम B मान लेंगे। तो A1 की वैल्यू हो गई I कैप 2j कैप माइनस 4k कैप, A2 की वैल्यू हो गई 3I कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। आप चाहे तो इसको A1 और इसको A2 मान सकते हो। और इसके बाद B की वैल्यू हो गई 2I कैप 3j कैप और 6k कैप। बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो इन दोनों के डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको निकाल लेते हैं। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की ज़रूरत सबसे पहले पड़ेगी। ये पहला काम आपको करना है। तो A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2 दोनों में से आप कुछ भी अंतर ले सकते हो। तो हम 3I माइनस I लेंगे यहाँ पे, तो आएगा 2I, 3j 2j घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे केवल j, माइनस 5k से माइनस 4k घटाएंगे तो आएगा माइनस में k। हो गया इनका डिफरेंस। और B वेक्टर हमें पहले से पता है। अब हमें निकालना है B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। ये दूसरा काम हमें करना है। तो B वेक्टर और ये इसके डिफरेंस का वेक्टर, इसका क्रॉस गुणा करने के लिए हम ऊपर लिखेंगे I j k। B के गुणांक हैं 2, 3 और 6, और इसके डिफरेंस के गुणांक है 2, 1 माइनस 1। इसको हल करेंगे तो I j बाहर हो जाएगा, और 3 का गुणा ऋण 1 में ऋण 3 और 1 का गुणा 6 में ऋण 6, माइनस j कैप 2 का गुणा ऋण 1 में ऋण 2 और 2 का गुणा 6 में 12, प्लस k कैप, और 2 का 1 में 2 हो जाएगा, 2 का 3 में हो जाएगा 6। तो ये हो गया ऋण 9 j कैप, और 12 में से 2 घटाएंगे 10, ये हो गया 1 I कैप हो गया। और यहाँ पे 1 मिनट, जब हम j वाला लेंगे तो 2 1 करने 2 2 6 12 बराबर है। तो ये हो जाएगा 12 में से 2 घटाएंगे 10 और आगे माइनस लगा है, तो प्लस यहाँ पे 6 में से 2 घटाएंगे ऋण 4 माइनस 4k कैप। ये हो गया। अब हमें इसके मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये है अगला स्टेप नंबर 3, B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। इसकी हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसके I j k के गुणांकों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे इसका जो I j k गुणांक है वो 1 है 9, इसका वर्ग हो जाएगा। आप चाहे चिन्ह लें या ना लें, उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। और ये 10 का वर्ग और ये 4 का वर्ग, तो बराबर हो जाएगा कितना, ये 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100 और 4 का वर्ग 16। इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 6 1 7, और फिर यहाँ पे 1 और 8 9, और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट गया है, वो ये है, देखिए यहाँ पे जब हम J वाली लाइन लेंगे तो 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे ऋण 2 हो जाएगा। तो इधर से जब 2 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पे ऋण 12 आएगा, और ये हो जाएगा ऋण में 14। ये एक चीज़ छूट गया था, तो यहाँ पे रहेगा 14 का वर्ग, और ये हो जाएगा 14 का वर्ग होता है 196। अब हम इसका जब टोटल निकालेंगे तो 6 6 12 1 13 हो जाएगा, और 9 1 10 8 18 19 1 2, यानी हो जाएगा करड़ी में 293। तो लिखेंगे इसलिए बीच की दूरी का सूत्र होता है मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बटे में मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ये होता है सूत्र। तो इसीलिए हमने स्टेप बाय स्टेप ये सारी वैल्यू निकाल ली है। पहले से ही आया है करड़ी में 293, और B वेक्टर की मैग्नीट्यूड अकेले अगर निकालें जो कि ये है, तो ये आएगा अंडर रूट में 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग। तो ये था आज का पार्ट जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे प्रश्न क्रमांक 6 से कुछ आगे के सवालों को।
जिसमें हमने कुल प्रश्न क्रमांक 6 के 5 खंड को सॉल्व कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाया समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के पार्ट में आगे की टॉपिक के साथ।